अरिहंत नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी गुरुदेव महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय 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 जय। सबको जय जिनेन्द्र। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ओर से आयोजित इस आध्यात्मिक शिक्षण शिविर की न्याय दीपिका की कक्षा में मैं आनंद बल्ले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए पूज्यवर श्रीमद अभिनव धर्म भूषण यति जी के द्वारा विरचित इस न्याय दीपिका ग्रंथ का हम लोग पिछले दिनों से स्वाध्याय प्रारंभ किए हैं। इसके अब तक 10 परिच्छेद हो चुके हैं। 10वें परिच्छेद को हम थोड़ा पुनः अवलोकन करेंगे। कल की जो विषय वस्तु थी उसको हम पुनः एक बार देखेंगे। चल, सभी लोग जुड़ रहे हैं। अभी जैसे ही जुड़ते हैं हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जब तक जुड़ रहे हैं तब तक हम 10वां परिच्छेद देखेंगे। मैं आपको बुक शेयर करता हूं। यह हाँ, सबको शायद दिख रहा होगा। जिन भी महानुभावों ने अभी तक अपने लिए पुस्तकों की व्यवस्था नहीं की या ग्रंथ आपको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो हमने एक निवेदन किया था आपसे कि आलोक भैया जी ने जो 40-42 पेज की जो भी एक पीडीएफ शेयर की है केवल मात्र प्रथम अध्याय की, तो उसका जेरोक्स आप निकलवा लीजिएगा। वो आपके लिए बहुत सहायक होगी। यह हमने पिछले दिनों आपको निवेदन किया था। आइए चलते हैं हम लोग। जो 10वां परिच्छेद है वो एक बार पूरा देख लेते हैं। क्या विषय चल रहा है उससे थोड़ा हम लोग जुड़ जाते हैं प्रारंभ में। विषय ये है कि प्रमाण का क्या लक्षण बनाया जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक बार पुनरावलोकन कर रहे हैं कल तक के विषय का। तो प्रमाण का क्या निर्दोष लक्षण होना चाहिए, इस संबंध में पूज्यवर आचार्य बात कर रहे हैं। तो पूज्यवर ने प्रमाण का बिल्कुल सामान्य साधारण सरल संक्षिप्त बिल्कुल लक्षण बनाया, सम्यक ज्ञानम प्रमाण। ठीक, क्या लक्षण बनाया? बिल्कुल सीधा सपाट है, सरल है, संक्षिप्त है। बिल्कुल कोई उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं है, कठिनता नहीं है। बिल्कुल सरल संक्षिप्त। सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सीधी सपाट परिभाषा। अब 2 पद थे सम्यक ज्ञान में। 2 पद थे, एक सम्यक पद है और दूसरा है सम्यक ज्ञानम प्रमाण। तो दूसरा पद है ज्ञानम। सम्यक पद किस लिए दिया? तो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इनके निराकरण के लिए। निराकरण करना मतलब दूर करना, कि भाई ये संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, ये तीनों ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकते। ये तीनों ज्ञान सम्यक नहीं होते,
ये तीनों ज्ञान अपने विषय में प्रमिति को उत्पन्न नहीं करते। न्याय की भाषा में एक पंक्ति आई थी ना बहुत महत्वपूर्ण, स्व विषय प्रमिति जनकत्वाभावात्। ये अपने विषय में प्रमिति को उत्पन्न नहीं करने वाले हैं, अतः इनका सम्यक पद से निराकरण किया गया है। ज्ञान पदेना, ज्ञान पद के द्वारा किसकी व्यावृत्ति की गई थी? कोई बताएगा आप में से? ज्ञान पद से किस किस की व्यावृत्ति की? हाँ भाभी जी, चलिए मंजू भाभी जी बोलिएगा। हाँ माइक माइक। भैया जी प्रमाण छोड़ करके सबको परमातु और प्रमाता, मातु नहीं, प्रमाण को छोड़ करके सबको परमात्मा, परमाता और प्रमेय के लिए। ठीक है, आप परमात्मा बोल रही है, प्रमाता शब्द है। प्रमाता खाली प्रमाता, प्रमाण को छोड़ देना भैया जी, परमाता और प्रमेय के लिए हमको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही बात, बहुत अच्छा। अच्छा, उषा जी बताएंगी। उषा जी माइक चालू कीजिएगा। उषा जी जी हाँ, आप बताइएगा कि ज्ञान पद से किस किस का निराकरण किया है? ज्ञान पद से किस किस का निराकरण किया है? हाँ, किसका किया? सम्यक पद से तो संशय विपर्य अनध्यवसाय का किया जी। तो ज्ञान पद से किसका निराकरण किया? ज्ञान नहीं। अच्छा, सुलेखा जी बता रही है। चलो सुलेखा जी आप बताइए, माइक चालू कीजिए। जय जिनेंद्र भैया। हाँ जी, जय जिनेंद्र। प्रमाता, ज्ञान, प्रमेय, प्रमिति। प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। प्रमेय, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मंजू भाभी जी ने और सुलेखा भाभी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उषा भाभी जी को प्रयास करना चाहिए। हाँ हाँ, पढ़ाई करते रहना चाहिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो अगला विषय से हम जुड़ नहीं पाएंगे। अगले विषय, अगला विषय यदि पढ़ना चाहते हैं पहले विषय को पक्का करते चले। हाँ, बारंबार पढ़े। चले, तो ज्ञान पद से सुनिएगा, ज्ञान पद से किस किस का निराकरण किया? प्रमाता, प्रमिति और च से प्रमेय का भी निराकरण किया, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं सब। तो कल किसी शंकाकार ने 10वें नंबर के परिच्छेद में शुरुआत में ही एक शंका उपस्थित की। ननु प्रमिति कर्तुः, देखिएगा स्क्रीन पर भी, जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है वो देख सकते हैं। स्क्रीन देख रहे होंगे आप लोग। ननु प्रमिति कर्तुः प्रमातुः ज्ञातृत्वम् एव न ज्ञानत्वम् इति यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्ति। यद्यपि आप जैसा कह रहे हैं प्रमिति का जो कर्ता है वह तो प्रमाता है, ज्ञाता है। प्रमातुः ज्ञातृः, हाँ, न ज्ञानत्वम्, उस ज्ञातापने में, प्रमातु में ज्ञातापना है, ज्ञानपना नहीं है। इति यद्यपि है तथापि प्रमितिर न व्यावर्तितुम शक्या, लेकिन प्रमिति की व्यावृत्ति करना संभव नहीं है, प्रमिति को भिन्न करना संभव नहीं है। क्यों? तस्या अपि, क्योंकि उस प्रमिति के भी सम्यक ज्ञानत्वात् इति चेत, सम्यक ज्ञान रूप होने से यदि ऐसा कोई कहता है तो भवेत एवं, हाँ हाँ भाई आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है इसे? कि ज्ञान से प्रमिति को भिन्न करना आवश्यक नहीं है, ज्ञान से प्रमिति को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों भी सम्यक ज्ञान रूप है। ऐसा हो सकता है, भवेत एवं।
यदि, लेकिन कब होगा ऐसा? यदि भाव साधनम इह ज्ञान पदम, यदि हमारी परिभाषा में ज्ञान पद भाव साधन रूप होता तब ऐसा संभव था। प्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में ज्ञान पद अगर भाव साधन रूप होता तब आपका कहना सही था। लेकिन ज्ञान पद हमें भाव साधन विवक्षित है कि करण साधन विवक्षित है, बताइए। अच्छा, आज हम एक नई आवाज सुनेंगे। दिव्य प्रभा जी नाम से माँ जी जुड़ती है। दिव्य प्रभा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, बताइएगा कि ज्ञान पद। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, आप बताइए कि सम्यक ज्ञानम में ज्ञान पद हमें करण साधन चाहिए कि भाव साधन? ज्ञान। हाँ, हाँ, तो भाव है ने, भाव लेना है। तो आपने क्या पूछा भैया जी? हमने फिर ये से बोल। पूछा, जी जी हाँ, सुनिएगा, हाँ, गड़बड़ाइएगा मत, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये पूछा कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में ज्ञान पद करण साधन में दिया है कि भाव साधन में दिया है? करण साधन, भाव साधन में। भाव साधन में नहीं दिया आंटी। करण साधन, भाव साधन में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिव्य प्रभा जी आपने, हाँ, करण साधन चाहिए है, ठीक करण है। साधन। हाँ, चलिएगा, बहुत अच्छे। सवाल का जवाब देने का प्रयास किया, भले गलत दे दिया हो तो घबराने की कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, जवाब देने की कोशिश करना बहुत अच्छी बात है। हम अभिनंदन करते हैं दिव्य प्रभा जी, आपने कम से कम जवाब देने की कोशिश की। चलो, करण साधन विवक्षित है, धन में विवक्षित है, भाव साधन में हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अब भाव साधन करण साधन क्या था, इस बारे में भी कल हमने थोड़ी सी बातें की थी। क्या होता है कि कोई भी शब्द जब से उसकी रचना हुई है उसकी व्युत्पत्ति बनाई जाती है। कोई भी शब्द की क्या बनाई जाती है? व्युत्पत्ति बनाई जाती है। व्युत्पत्ति माने क्या? शब्द कैसे निर्माण हुआ, शब्द की निर्मिति को ही व्युत्पत्ति बोलते हैं। उत्पत्ति शब्द सुना हुआ है हम सब लोगों ने, उत्पत्ति, उत्पत्ति माने उत्पन्न होना। वैसा ही वि उपसर्ग लग के उत्पत्ति शब्द बनाया तो व्युत्पत्ति बोलते उसको। शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, तो शब्द को निर्मित करने की बहुत अलग 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 विधियां हैं, बहुत अलग अलग। आप कोई भी एक शब्द को नाना तरीके से निर्मित कर सकते हो, उसकी उत्पत्ति उसकी व्युत्पत्ति अलग 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 तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम 2-3 दिनों से लगातार सुन रहे हैं करण साधन भाव साधन, सुन रहे हैं ना। ऐसा ही एक होता है कर्तृ साधन, सुनिएगा पहले। एक होता है कर्तृ साधन, माने कर्ता की अपेक्षा जो उत्पत्ति बनाई जाएगी वो कर्तृ साधन हो। भावों को मुख्यता देकर के जो बनाएगी वो भाव साधन कहलाए। और साधन के रूप से जब हम परिभाषा निर्मित करेंगे उसको कहेंगे करण साधन। अभी हमने 3 शब्दों का उच्चारण किया, कर्तृ साधन, करण साधन और भाव साधन। इनमें से कर्तृ साधन यदि हम छोड़ दें तो बाकी 2 के बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। कौन सी बातें कर चुके हैं? भाव साधन और करण साधन। हाँ, देखो कल आता ये भी सुन लेते हैं। करण साधन क्या है? करण माने साधन, ऐसा साधन जिसके बिना कार्य नहीं होता, नियम से, जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, उसे कहते हैं करण साधन।
हाँ, इसको थोड़ा पॉजिटिव में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जिससे कार्य बनता ही बनता है, जिसके होने से, जिसकी उपस्थिति में काम होना ही होना है, उसे कहते हैं करण साधन। जैसे उदाहरण के लिए आपको कल परसों उदाहरण दिया ना, भाई रोटी बननी है तो रोटी किससे बनेगी, आटे से बनेगी। हाँ, आटा उसका करण साधन है। क्या आप में से कोई बहन इतनी आधुनिक हो गई है क्या कि बिना आटे के रोटी बना के दिखा सकती है? हाँ हाँ, इतनी तो जादूगरनी कोई नहीं होगी भाभी, है कि नहीं? हाँ, बिना आटे के ही रोटी बना दे, संभव नहीं है। हाँ हाँ, ये हो सकता है, मैं कहूँ सुलेखा भाभी जी की बजाय मंजू भाभी बना दे, या कोई और रजनी भाभी बना दे, कोई उषा भाभी बना दे, कोई तृप्ति भाभी, विनीता भाभी बना दे, ये संभव है। भाभियां चेंज हो सकती है, लेकिन आटा तो वही रहेगा, आटा नहीं बदलेगा। हाँ हाँ, ये भाभी नहीं बना रही, वो भाभी बना देगी। अच्छा, इस चकले बेलन से नहीं हो रहा है, कोई दूसरा चकला बेलन आ जाएगा। चकला बेलन हो ही हो ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छा, आप कहोगे बिना गैस की कैसे रोटी सेकेंगे? अब भाई गैस नहीं है, चूल्हा जला लेंगे, लकड़ियां जला लेंगे, 3 पत्थर लगा लेंगे, कहीं सफर में है, कहीं जहां दिखाई दिया लकड़ियां जला ली, भगोनी रख दी, तवा रख दिया और हो गई रोटियां तैयार। कहाँ जरूरी है? जरूरी है आटा रोटी के लिए। रोटी आटे के बिना नहीं बनेगी, ये तय है। रोटी बनेगी, आटा होगा ही होगा। आटा नहीं तो आप कितना भी आटा पीटा कर लो, आप कितनी भी खटपट कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आटा ही नहीं है, आप रोटियां नहीं बना सकते। हवा से तो नहीं बन सकती, हवा में ही रोटी बन जाए ऐसा नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो आटा यह करण साधन है। वैसे ही समझ लीजिएगा, हाँ, जीव की सिद्धि करनी है। अब जीव को आप किससे सिद्ध करोगे? ज्ञान दर्शन से ही जीवत्व सिद्ध होता है। ज्ञान दर्शन से ही जीवत्व की सिद्धि होती है। ज्ञान दर्शन नहीं, जीवत्व नहीं, चेतना नहीं, जीवत्व नहीं। तो चेतना करण साधन है जीवत्व के, यूं समझिए। चेतना के बिना कोई जीवंत जीवन या जीव रूपपना नहीं हो सकता। पुद्गल को पहचानना है तो स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के क्या है? करण साधन रूप लक्षण है। स्पर्श रस गंध वर्ण के बिना कोई पुद्गल नहीं पाया जा सकता। मुक्ति का मार्ग किससे बनेगा? हाँ बिल्कुल, रत्नत्रय से बनेगा। रत्नत्रय क्या है? मुक्ति का करण साधन है। रत्नत्रय के बिना कोई मोक्ष गया है? नहीं। कोई जाएगा? नहीं। रत्नत्रय लेना होगा ही होगा, रत्नत्रय का अंगीकार, रत्नत्रय का स्वीकार, यही मुक्ति का करण रूप साधन है। अब देखो क्या कह रहे थे कि भाई प्रमाता को भिन्न किया आपने, ठीक है, लेकिन प्रमिति को भिन्न नहीं कर सकते। तो आचार्य भगवान कहते हैं भाई प्रमिति ज्ञप्ति रूप होती है, हाँ, जानने रूप होती है। ज्ञप्ति माने जानना, जानने रूप, ज्ञप्ति रूप प्रमिति हुआ करती है, होती है, कोई दिक्कत नहीं। जानने को प्रमिति कहते हैं। जैसे कल कहा था ना, अज्ञान निवृत्ति क्या है? प्रमिति का लक्षण। अज्ञान की निवृत्ति होना ये प्रमाण का प्रमिति का लक्षण है। ठीक है, कल आपने कहा था ना वो परीक्षा मुख जी का सूत्र लिखवाइएगा, तो कल व्हाट्सएप पे शेयर किया था आपको, आपने देखा क्या बाद में? हाँ हाँ, कक्षा में भी जाते जाते हमने लिखवाया था, कल लिखवा दिया था ना। हाँ, क्या लिखवाया था? अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। अज्ञान की निवृत्ति और हान उपादान उपेक्षा, ये है क्या? ज्ञान के फल।
ज्ञान के फल है। ठीक, तो अज्ञान की निवृत्ति ये फल है, और फल ही प्रमिति है। फल ही क्या है? प्रमिति। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से कल हमने ये देखा था कि यहाँ ज्ञान पद प्रमाण जो पद है वो करण साधन में विवक्षित है, भाव साधन यहाँ विवक्षित नहीं है। इसलिए भाव साधन की विवक्षा न होने से प्रमिति की व्यावृत्ति हो जाती है। यह कल के प्रकरण में हमने देखा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का परिच्छेद अब देखते हैं। कल के विषय को हमने ये कहा था आपसे कि ये विषय आप YouTube पर जो अपलोड हो चुके वीडियोस हैं उसमें बार बार देखते रहिए, 2-3 बार सुनिएगा, तब जाके विषय थोड़ा सा और ज्यादा खुलेगा और समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये 10वां परिच्छेद हो गया था हमारा, 11वें की तरफ बढ़ते हैं। देखो 11वें में क्या कह रहे हैं? ननु, ननु मतलब शंकाकार, शंका कर रहा है कोई। अब क्या कह रहा है? देखो, एवं अपि अक्षलिंगादौ अतिव्याप्ति ही लक्षणस्य। भैया शंकाकार तो गजब की शंका कर रहा है। अब शंकाकार क्या कह रहा है? मान लिया आपने कहा कि प्रमिति को भिन्न नहीं कर सकते, हाँ मतलब प्रमिति भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ऐसा आपने सिद्ध कर दिया, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन सम्यक ज्ञानम प्रमाणम से अक्ष, लिंग इत्यादि में अतिव्याप्ति आ रही है, लक्षणस्य कह रहा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम जो आपने लक्षण बनाया उसकी क्या हो रही है? अतिव्याप्ति हो रही है। क्या मतलब? अतिव्याप्ति किसको कह के आए थे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ विनीता भाभी जी बोल रही है। हाँ विनीता भाभी जी बोलो। जय जी हाँ भैया जी। हाँ जी जय जी अतिव्याप्ति बोलिए। कहलाएगा, मतलब उसके अलावा जो लक्षण जिसका असाधारण बनाया जाता है उससे और में भी पाया जा रहा है, हाँ वो क्या बात है। अतिव्याप्ति कहलाएगा। माने लक्ष्य को छोड़ करके जो लक्षण अलक्ष्य में भी चला जाए, है ना? यही हाँ। कहना है ना विनीता जी आपको भी? जी यही। हाँ, हाँ अन्य में भी। बिल्कुल, आपने अपनी भाषा में बिल्कुल सही कहा। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को छोड़ करके अलक्ष्य में भी चला जाए उसे कहते हैं अतिव्याप्ति। देखो 3 दोष भूल तो नहीं गए? हाँ, अव्याप्ति क्या होता है? लक्ष्य में ही पूरी जगह नहीं पाया जाता, लक्ष्य के एक देश में पाया जाता। हाँ, अतिव्याप्ति क्या कहलाता है? लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी चला जाता है। हाँ, लक्ष्य में पाया जा सकता है, थोड़ा पाया जाए, सर्वत्र पाया जाए, ये बात अलग है, लेकिन लक्ष्य को छोड़ करके वो अलक्ष्य में भी चला जाता है, उसको अतिव्याप्ति कहते हैं। और असंभवी क्या कहलाता है? जो लक्ष्य में पाया ही ना जाए उसे कहते हैं असंभवी। ठीक, हाँ थोड़ा पिछला विषय देखा करो, मैं ही रोज रोज रिपीट करूंगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे भी तो पढ़ना है कि नहीं? आगे बढ़ना है ना? हाँ, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भाई हम सभी इंडियंस, हाँ इंडिया नहीं बोलना है, आचार्य श्री का कहना है, हमारे पूज्य गुरुवर का, इंडिया नहीं भारत बोलो। हम लोग सभी भारतवासी है ना? हाँ, तो पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। चलो बढ़ाते हैं भारत को, आगे बढ़ाते हैं। अब कहाँ पहुंचा देखो भारत भाई, 11वें नंबर पर आया है। हाँ 11वां परिच्छेद देख रहे हैं। ननु निश्चय से, या कोई शंकाकार शंका कर रहे। हमने कल आपको बताया था, देखो ननु जब भी आता है ना तो वहां कोई शंकाकार क्या करता है? शंका उपस्थित करता है। तो शंकाकार कह रहा है एवं अपि, आपका मान लिया हमने कि प्रमाण पद यहाँ करण साधन है, ज्ञान पद भी करण साधन है, तभी शब्द समानाधिकरण्य बनेगा। तो ऐसा मानने पर भी अक्षलिंगादो अतिव्याप्ति ही लक्षणस्य,
अक्ष माने इंद्रिया, अक्ष माने इंद्रिया, नोट कर लो, शब्द का अर्थ लिख लो केवल। अक्ष लिंग, लिंग माने चिन्ह, चिन्ह जैसे ध्वजा मंदिर के ऊपर लगा होता है तो ध्वजा को देख के मंदिर का अनुमान लगाया जाता है, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है। धुआं ही चिन्ह हो गया अग्नि को पहचानने का। कोई पताका फैर रही है तो पताके से किसी विशेष ग्राम्य वगैरह का पता लगाना, है ना। हाँ, तो शंकाकार शंका उपस्थित कर रहा है कि अक्षलिंगादौ अतिव्याप्ति ही लक्षणस्य, भाई इंद्रियों में और चिन्ह विशेष कारण इत्यादि में, हेतु इत्यादि में अतिव्याप्ति आती है। यहाँ तो क्या आ रही है? अतिव्याप्ति आ रही। क्यों? तत्र अपि प्रमिति रूपम फलम प्रतिकरणत्वात्, वे भी तो क्या है? प्रमिति रूप फल के प्रतिकरण है। जैसे ज्ञान पद आपने करण कहा ना, ज्ञान पद क्या है? करण है। ज्ञान के बिना तो प्रमाण उत्पन्न होने वाला नहीं। अच्छा, जानने का कोई और साधन है क्या ज्ञान के अलावा? बताओ। जानने का, वस्तुओं को जानने का ज्ञान के अलावा अन्य कोई साधन है? कोई साधन नहीं है। इसीलिए देखो, अन्य साधन ना हो और उसी से काम बने, उसी को करण साधन कहते हैं। जानने का कोई अन्य उपाय ही नहीं है, जानने का कोई अन्य कारण ही नहीं है, हेतु ही नहीं है, इसलिए ज्ञान ही करण साधन। समझ में आया? ज्ञान ही क्या है? करण साधन। ठीक। अब कह रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था ज्ञान ही केवल करण होता है, लेकिन सामने वाला शंकाकार कह रहा है ये इंद्रियां भी तो करण है जानने के लिए, इंद्रियां भी तो साधन है। हाँ, तो उनमें अतिव्याप्ति आ रही है कह रहा है। कौन अतिव्याप्ति आ रहा है कह रहा है ऐसा? शंकाकार। कोई शंकाकार कह रहा है आपने तो आत्मा के ज्ञान गुण को ही करण माना था जानने के लिए, लेकिन ये इंद्रियां भी तो करण है, इंद्रियों के बिना जान पाओगे क्या? होगी तो मैं क्या आपको देख पाऊंगा? मुझे मेरे कान ही नहीं होते, मैं आपको सुन पाता क्या? नहीं। मेरी ये नासिका ही नहीं होती तो गंध नहीं ले पाता। ये स्पर्शन इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय जो भी है, स्किन, ये नहीं होती तो क्या मैं स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान कर पाता क्या? नहीं। तो मतलब ये सभी ज्ञान के प्रतिकरण हैं, ऐसा सामने वाला शंकाकार शंका उपस्थित कर रहा है। शंका समझ में आई है क्या? आई। क्या शंका की है? क्या शंका की? हाँ, जैन पंडित जी, तृप्ति भाभी, जैन पंडित जी, जैन पंडित जी। अरे आवाज आ रही? जय जी। हाँ, ये है इसमें शंका की, मतलब शंकाकार कह रहा है कि यदि जीव का ज्ञान लक्षण, ज्ञान और दर्शन है तो वो क्या इंद्रियों के बिना हो सकता है क्या? इंद्रिया इसमें मतलब उसका सहायक यदि कारण साधन है उसका, इंद्रिया भी। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो इंद्रियां भी करण रूप से साधन बन जाएगी ज्ञान के लिए। शंकाकार ये कह रहा है कि इंद्रियां भी करण माननी पड़ेगी आपको। तो आपका ये ज्ञान पद में जो आपने करणत्व कहा था, ये इंद्रियों में भी चला जा रहा है, तो अतिव्याप्ति दोष आएगा आपके इसमें। तो फिर तो हमारे आचार्य भगवान देखो आप क्या कहते हैं, बहुत सुंदर जवाब दिया है। अभी शंकाकार की शंका पूरी नहीं हुई है। शंकाकार कह रहा है तत्र अपि प्रमिति रूपम फलम प्रतिकरणत्वात्, वे भी, अक्ष माने इंद्रिया, लिंग आदि माने चिन्ह विशेष, धुआं इत्यादि, जैसे अनुमान में धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया है तो उसको कहते हैं लिंग आदि। तो वे भी प्रमिति रूपम फलम प्रतिकरणत्वात्, प्रमिति जो उत्पन्न होती है उसके प्रतिकरण रूप होने से,
दृश्यते ही, जैसे कि देखा ही जाता है, क्या? चक्षुषा प्रमीयते, चक्षु माने आंखों, आंखों से देखा। धूमेन प्रमीयते, धूम माने धुआं, धुएं से जाना, क्या जाना? कि सामने अग्नि है, पहाड़ पर अग्नि लगी हुई है। शब्देन प्रमीयते, शब्दों से जाना, शब्दों से उसका अर्थ बोध किया। इति व्यवहारः, ऐसा व्यवहार, लोक व्यवहार देखा जाता है। इति चेत, यदि ऐसा कहे तो, शंकाकार ने कहा, हम यदि ऐसी शंका उपस्थित करें तो न, हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? अक्षादेहे प्रमितिम प्रति असाधकतमत्वात्। देखो, शानदार जवाब दिया है। क्या दे रहे हैं जवाब? अक्षादेहे प्रमितिम प्रति असाधकतमत्वात्। ये बोल्ड वाली लाइन देखो, स्क्रीन पर देखो, आपके पुस्तकों में देखो कि इंद्रियां ज्ञान के लिए करण क्यों नहीं हो सकती हैं? इसका जवाब दे रहे हैं आचार्य भगवान। तो जवाब क्या दे रहे हैं? अक्षादेह, अक्षादे का मतलब आदि से तात्पर्य है अक्ष, लिंग, हाँ, शब्द, शब्देन प्रमीयते कहा था यहाँ पर। तो ये सब प्रमितिम प्रति, प्रमिति के प्रति, प्रमिति के लिए, प्रमिति को उत्पन्न कराने के लिए असाधकतम, ये साधकतम नहीं है, ये करण वगैरह क्या नहीं है, साधकतम नहीं है। ये बात कह रहे हैं आचार्य। सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनना, शब्द को समझना। पहले तो शब्द क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों को आपने साधन कहा ना, पहली बात तो ये साधकतम नहीं है। इंद्रियां क्या नहीं है? साधकतम नहीं है। साधन है एक तरह से, हाँ, लेकिन करण साधन नहीं है। तृतीय विभक्ति जिसको लगाई जाए कि जिसके बिना ज्ञान नहीं हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा। तो अक्षादेह प्रमितिम प्रति असाधकतमत्वात्, पहला तो हेतु दे दिया, ये साधकतम नहीं है भैया। आप जैसा कह रहे हो ना ये साधकतम है, करण है, तो पहली बात ये मस्तिष्क से निकालो कि ये इंद्रियां वगैरह साधकतम नहीं है, करण साधन नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु दो, हेतु चाहिए ना हमें, क्यों नहीं है? तो आचार्य देव स्वयं अगले परिच्छेद में हेतु दे रहे। देखो बहुत सुंदर है, समझते चलना। ये न्याय में देखो, शब्दों में बहुत बल होता है, शब्दों का बल महसूस करना है। हाँ, हमने तो शब्द वर्गणाओं को, वचन वर्गणाओं को ऐसे ही आनंद फानंद में अब तक इस्तेमाल किया है, उसमें कोई हमने विचार ज्यादा नहीं किया, लेकिन यह न्याय का ग्रंथ है। तो यहाँ शब्द शब्द पर बहुत बल है, बहुत ताकत है। शब्दों की ताकत पहचाननी है हमें। क्या पहचाननी है? हाँ, शब्दों की ताकत पहचाननी है। शब्दों में कितनी बड़ी महिमा होती है उसको पहचानना है। न्याय इसी का नाम है, हम शब्दों को पहचाने। तो शंकाकार ने कहा था कि ये इंद्रियां सभी करण हैं, हाँ, क्योंकि इंद्रियों के बिना व्यवहार नहीं होता। जैसे हम कहते हैं मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा, मैंने कानों से उसे बहुत बुरा कह रहा था तुम्हारे बारे में, मैंने प्रत्यक्ष सुना भाई। हाँ, तुमने नहीं सुना लेकिन मैंने तो सुना, मैंने प्रत्यक्ष सुना है। अच्छा, तुम क्या जानो भैया, क्या उनकी शादी में लड्डू बनाए थे, उसका स्वाद तो अब तक जीवा पर है, अब तक नहीं भूले। हाँ, तो प्रत्यक्ष चखने के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में करते हो ना, मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैंने प्रत्यक्ष सुना, मैं वहां मौजूद था, कहते हो ना, ऐसा हिंदी में भी तो प्रयोग करते हैं, है ना? हाँ, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इंद्रियों में करणपना सिद्ध कर रहा है सामने वाला शंका का।
और हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं 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 भैया, ऐसी गलती मत करो, इंद्रियां करण नहीं हो सकती, करण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका जवाब हम अब आगे देखें। देखो, तथा ही क्या कह रहे, देखो यहां तक देखो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तथा ही प्रमिति ही प्रमाणस्य फलम, पहले बता चुका हूं, प्रमिति क्या है, प्रमाण का फल है। हाँ, ये विषय देखो हो चुका है, बार बार आएगा, इसीलिए हमने कहा था आपको कि इसको एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। फायदा हुआ कि नहीं, हमने उस दिन 1 घंटे भर इसके बारे में चर्चा की, अब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा विषय खुलेगा। पहली बार कान में पड़ता है तो थोड़ा अटपटा, नया सा, कठिन सा, बोझड़ सा लगता है, लेकिन बार बार सुनेंगे तो ध्यान में आएगा। प्रमिति यह प्रमाण का फल है, इति न कस्यापि विप्रतिपत्ति, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है। विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ लिख लो, विप्रतिपत्ति माने विवाद, नया शब्द है। कुछ नए शब्द आते जाएंगे, उनको जोड़ते जाओ, इससे आपका ज्ञान, प्रयोगक्षम और न्याय संबंधी शास्त्रों का अर्थ करना सुलभ होता जाएगा। नहीं नहीं, जैसे देखो आप लोगों ने अंग्रेजी तो सीखी होगी, अंग्रेजी में नए शब्द आते हैं, कठिन शब्द आते हैं, अध्यापक क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कठिन शब्द सारे लिखवा देते। हिंदी की कोई कविता पढ़ रहे हैं, हाँ, तुरंत हमारे अध्यापक कहते हैं लिखो बेटा, ये देखो नया शब्द आया है, लिखो। तो जब अगली बार वो शब्द आता है तो याद आता है हमें, हाँ वहां पढ़ा था गुरुजी, वो जो निराला जी की कविता थी ना, उसमें ये शब्द आया था, तो तुरंत याद आ जाता है, हम भी उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। तो नए नए शब्दों को तो सीखना ही है, न्याय तो पहली बार सीख रहे, तो इसमें तो अभी शुरुआत है, तो नए शब्द बहुत सारे आएंगे, उनसे परिचित होना है। हाँ, अच्छा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य देव। कह रहे हैं प्रमिति ही प्रमाणस्य फलम इति न कस्यापि विप्रतिपत्ति ही। भाई बताओ, हाँ, किसी को भी कोई विवाद है क्या? प्रमिति प्रमाण का फल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी को ऐतराज है, कोई आपत्ति नहीं, प्रमाण का फल है भाई, जानते हैं इसमें सब। हाँ, न कस्यापि विप्रतिपत्ति, इसमें तो किसी को भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। अच्छा, अभी विप्रतिपत्ति शब्द आया है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे ये विप्रतिपत्ति शब्द। अब आप समझ रहे होंगे ये किसका पति है भाई? हाँ, तो ये पहली बात किसी का पति नहीं, हाँ, नहीं तो आप कहोगे विप्रतिपत्ति कहा है, पति मतलब पति नहीं है वो, विप्रतिपत्ति शब्द है। हाँ, ध्यान से देखना, है ना पुस्तकें आपके पास, उसमें देखो विप्रतिपत्ति लिखा है, तो विप्रतिपत्ति का अर्थ है विवाद। अब एक नए ग्रंथ का आपको परिचय दिला देते हैं संक्षेप में, बिल्कुल सुनिएगा, जो हम पिछले साल पढ़ के आ रहे हैं स्वाध्याय में। ग्रंथ का नाम है पूज्यवर माणिक्यानंद जी गुरुदेव का परीक्षामुख सूत्र। हाँ, तो परीक्षामुख सूत्र में ग्रंथकार माणिक्यानंद गुरुदेव ने प्रारंभ में कहा कि हम 4 विप्रतिपत्तियों का निराकरण करने के लिए ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। सुन रहे हो, सुन रहे हो? हाँ, सो रहे, ठीक, हाँ बोल रहे सभी, नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या कह रहा था, देखो 4 विप्रतिपत्तियों का, सुनो केवल, इसमें कोई अभी नोट करने वाली बात नहीं, 4 विप्रतिपत्तियों का निराकरण करने के लिए हम ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य लिखा हुआ। कौन सी 4 विप्रतिपत्तियां? अच्छा देखता हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के कुछ बहनें यहाँ नहीं दिखाई दे रही, अंजलि जी है, बुरसे सर, कुछ याद है क्या ये पिछला विषय? हमारी मौसी जी कहाँ चली गई? शकुंतला मौसी जी कहाँ है? हाँ है, दिखाई दी।
रुको रुको। हाँ मौसी जी माइक चालू करो, कुछ याद है क्या देखते हैं आज। हाँ चार विप्रतिपत्तियां देखी थी ना हमने, याद है कुछ? संज्ञा लक्षण नहीं 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 ये नहीं ये प्रति नहीं प्रतिविधि अंतर का अनुमान नहीं 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 ये वादी नहीं। प्रतिवादी ये तो परोक्ष के भेद वगैरह हो गए। किसी को याद है क्या? बुरसे सर याद है क्या? चलो देखते हैं। आज सरप्राइज टेस्ट हो रहा है। देखो पिछली बार तो परीक्षा हुई नहीं थी। हाँ हाँ बुरसे सर। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चार विप्रतिपत्तियां बता सकेंगे? प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की हाँ संख्या, प्रमाण का विषय और प्रमाण का फल, ये 4 विप्रतिपत्तियां दिया। क्या बात है बुरसे सर, बहुत 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 अभिनंदन, शानदार जवाब दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या धन्यवाद बात है। सर। चलो मतलब 100 में से 100 मिले देखो आपको अब। बहुत बढ़िया। साल भर हो गया फिर भी याद है बुरसे सर, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा मुझे खुशी हुई कि चलो सर एक ने तो कम। हाँ? आपने पढ़ा है सर, इसमें सब आप ही का है। हमारी लाज तो रह गई, नहीं तो हम पूछते सबको और कोई बताता ही नहीं तो हमारी तो नाक ही कट जाती। पहले ही नाक ज्यादा चपटी है नहीं हमारी। नहीं हाँ हाँ नहीं, लाज तो बच गई। नहीं, चलो नहीं, बुरसे सर बहुत बढ़िया। तो देखो सभी लोग सुन लो, 4 विप्रतिपत्तियां थी। कौन कौन सी 4 विप्रतिपत्तियां थी? प्रमाण के स्वरूप को लेकर के बहुत विवाद थे। सुनो केवल बहनों, सभी लोग सुनो, आप लोग केवल सुनो। प्रमाण का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में पहले तो विप्रतिपत्तियां माने विवाद बहुत थे। तो पहले अध्याय में पूज्यवर माणिक्य नंदी जी ने प्रमाण के स्वरूप के बारे में विप्रतिपत्ति को दूर किया। विप्रतिपत्ति शब्द सुन रहे हो ना सब लोग, है ना? विप्रतिपत्ति माने विवाद। दूसरा विवाद था प्रमाण के संख्या को लेकर के। किसको लेकर के? प्रमाण की संख्या कितनी माननी चाहिए। संख्या से तात्पर्य है प्रमाण के भेद। संख्या से तात्पर्य है प्रमाण के कितने भेद माने। कईयों ने कहा एक ही प्रमाण है, कईयों ने कहा 2 प्रमाण है, कईयों ने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक प्रमाण हो। हाँ मतलब इतने सारे दार्शनिक है, अलग 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 अलग। सांख्य है, मीमांसक है, भाट है, वेदांती है, नैयायिक है, वैशेषिक है, योग है, हाँ चार्वाक है, बौद्ध है, जैन है। ये सब दार्शनिकों ने मिलके ये कहा कि हम प्रमाण की इतने भेद मानते हैं। तो उसके संख्या का निर्णय करने के लिए कितने माने प्रमाण के भेद, तो प्रमाण के संख्या विप्रतिपत्ति का निराकरण किया दूसरे और तीसरे अध्याय में। किसके दूसरे और तीसरे अध्याय की बात कर रहा हूं? सुन रहे कि नहीं देखते हैं? चेक कर लेते। रुको रुको रुको, कौन सुन रहा है ध्यान से देखते हैं। हाँ रुको रुको। हाँ डॉक्टर ज्योति जी तो बहुत होशियार है, ज्योति जी बता देंगी। मंगला भाभी जी से पूछते हैं। मंगला भाभी जी हाँ कहाँ चले गए? हाँ हम किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं इस वक्त? हम किस किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं? नहीं माइक नहीं खोला अभी आपने। चलो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा इससे। कौन बता रहा न्याय है? दीपिका की, न्याय दीपिका की, न्याय दीपिका अभी ग्रंथ नहीं की। बात। ठीक है वो तो हाँ प्रकरण चल रहा है वो, लेकिन अभी हाँ अभी जस्ट हम किस ग्रंथ का परिचय दे रहे हैं आपको, ये प्र- पूछ रहे थे। चलो रेखा अड़के जी। अच्छा अड़के दीदी जी सांगली से हमारी बहुत अच्छी स्वाध्यायी महिला है ये भाभी जी। रेखा दई माइक चालू कीजिएगा, माइक माइक माइक। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जी जय जिनेन्द्र। परीक्षा मुखी के बता रहे हैं। ठीक 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 बिल्कुल सुन रहे ध्यान से सुन रहे। परीक्षा मुख ग्रंथ की बात कर रहे हैं। परीक्षा मुख
माणिक्य नंद गुरुदेव का ये ग्रंथ है, और उसमें 4 विप्रतिपत्तियों को निराकरण किया गया है, ये कह रहा था। तो पहले में स्वरूप विप्रतिपत्ति का, दूसरे में संख्या विप्रतिपत्ति का, प्रमाण की संख्या, दूसरे और तीसरे दोनों अध्याय में किया गया है। हाँ? चौथे अध्याय में प्रमाण का विषय क्या होना चाहिए, विषय विप्रतिपत्ति। कौन सी विप्रतिपत्ति तीसरी? मैं पुनः पूछूंगा, चारों विप्रतिपत्तियां पूछूंगा अभी। कौन ध्यान से सुन रहा है देखता हूं। हाँ, स्वरूप हो गया, संख्या हो गई, विषय। प्रमाण का विषय क्या होना चाहिए? विषय माने क्या? न्याय की भाषा में क्या बोलेंगे उसको हम? विषय। ज्ञान के विषय को क्या कहते हैं? प्रमेय। हाँ, प्रमेय कहते हैं, बिल्कुल। तो ज्ञान का विषय क्या माने, इस संदर्भ में भी बड़े विवाद थे, विप्रतिपत्तियां थी कि प्रमाण का विषय क्या मानना चाहिए। तो उसको लेकर के जो विवाद थे उनको चौथे अध्याय में, किसके चौथे अध्याय में? श्री परीक्षामुख जी के चौथे अध्याय में निराकरण किया। हाँ, विप्रतिपत्ति। कौन सी विप्रतिपत्ति हुई? विषय। और अंतिम चौथी है फल विप्रतिपत्ति। फल, प्रमाण का फल क्या माने? अन्य दार्शनिकों ने प्रमाण के नाना फल माने हुए, ये भी फल, वो भी फल, ऐसा भी फल, वैसा भी फल। तो हमारे पूज्यवर जैनाचार्यों ने कहा कि नहीं भाई, ये कोई प्रमाण का फल हुआ क्या? प्रमाण का फल तो ये है, जैसा कि कल बतलाया था, कल का जो सूत्र शेयर किया था ना व्हाट्सएप पे, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम, ये प्रमाण का फल है। हाँ, ये प्रमाण का क्या है? फल है। ठीक, चल, इतना समझ में आया क्या? चारों विप्रतिपत्तियां समझ में आई? अच्छे से आई? चलो, अब चारों विप्रतिपत्तियों के बारे में एक ही संक्षेप में नए में से बताएंगे। अब बताएंगे ज्योति भाभी जी, बताएंगे ज्योति भाभी जी। हाँ, प्रतिपत्ति के बारे में। हाँ, चारों प्रतिपत्तियां सुनाइएगा। स्वरूप, संख्या, विषय और चौथा फल बताया आपने। हाँ, बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ भाभी जी, अभिनंदन, बढ़िया। आपने सिखाया अभी अभी, हम तो पहले सीखे ही नहीं थे। नहीं, ठीक है, लेकिन जवाब तो बिल्कुल एबीसीडी नहीं पता था। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, एक बार में कोई चीज समझ में आती है तो मुझे भी लगता है कि चलो अच्छे श्रोता है भैया, सो तो नहीं रहे कम से कम, है ना? हाँ, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। सुन रहे हो, समझ रहे हो। देखो, मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा कठिन विषय है। हाँ, ये दिन भर थके हारे आप लोग, थोड़ा सा पता नहीं, मुझे भी पढ़ाना इतना ज्यादा नहीं आता है, विषय थोड़ा कठिन है। मैं पुरुषार्थ करता हूँ, सफल हो ही जाता हूँ ऐसा नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी थकान भी दूर हो जाए, आपको रुचकर भी लगे विषय, थोड़ा बहुत ज्यादा हेवी लगेगा तो आप कल से छुट्टी कर दोगे फिर, है कि नहीं? हाँ, मतलब अघोषित छुट्टी कर दोगे। घर में पूछेगा क्यों आज नहीं बैठे, तो कहोगे भैया ने छुट्टी कर दी हमारी। हाँ, ऐसा नहीं करो, तो रोचक भी लगना चाहिए। चलो ठीक, तो चलते हैं, हम विषय की ओर आते हैं। पुनः एक बार, विप्रतिपत्ति शब्द आया था, अब याद रहेगा विप्रतिपत्ति शब्द। हाँ, विप्रतिपत्ति माने विवाद, और प्रमाण के बारे में ये 4 विप्रतिपत्तियां थी, स्वरूप के बारे में, संख्या के बारे में, विषय के बारे में और फल के बारे में। ये इन्हीं का वर्णन किसमें आया है? श्री परीक्षामुख जी में आया हुआ है, बहुत अच्छी से। हाँ, अच्छा, चलो अब हम इधर आते हैं। तो कह रहे थे आचार्य देव कि प्रमिति प्रमाण का फल है, न कस्यापि विप्रतिपत्ति ही। इसमें तो भाई किसी को विवाद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। प्रमिति क्या है? प्रमाण का फल है। सा माने का, सा माने वा प्रमिति, वह जो प्रमिति है ना,
सा प्रमिति ही अज्ञान निवृत्ति रूपा। प्रमिति कैसी होती है? अज्ञान निवृत्ति रूप होती है, कल ही बतलाया। हाँ, प्रमिति किसे कहते हैं? अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, अज्ञान को दूर करने वाली होती है। हाँ, बताया था ना, प्रमिति कैसी होती है? अज्ञान को दूर करने वाली, अज्ञान निवृत्ति रूप होती है। अब क्या कह रहे हैं? तदुत्पत्तौ कर्णेन सता तावत अज्ञान विरोधिना भवितव्यम। आचार्य देव कह रहे हैं पूज्यवर कि तद उत्पत्तौ, उसकी उत्पत्ति में, किसकी उत्पत्ति में? प्रमिति के। प्रमिति की उत्पत्ति में जो करण होगा वह करण भी कैसा होना चाहिए? तावत अज्ञान विरोधिना भवितव्यम। करण को भी कैसा होना चाहिए? अज्ञान का विरोधी होना चाहिए। जो करण होगा, करण माने कारण, एक तरीके से साधकतम कारण, यूं मान लीजिए। तो प्रमिति अज्ञान निवृत्ति रूप है, तो उसको उत्पन्न करने वाला भी अज्ञान का विरोधी होना चाहिए, अज्ञान को दूर करने वाला होना चाहिए। कौन? प्रमिति को उत्पन्न करने वाला। ठीक, प्रमिति को उत्पन्न करने वाला भी अज्ञान का विरोधी होना चाहिए, भवितव्य माने होना चाहिए। और ये जो अक्षादिक है वो कैसे है? न च अक्षादिकम अज्ञान विरोधी। पूज्यवर आचार्य देव कह रहे ये जो अक्षादि है ना, इंद्रियां, लिंग, शब्द, ये तो अज्ञान के विरोधी नहीं है। देखो कितना हेतु सार्थक दिया है। ये इंद्रियां सबकी सब, हाँ, ये अज्ञान की विरोधी नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु दिया है अचेतनत्वा। कितना गजब का हेतु दिया, देखो ये तो सोचते ही नहीं थे हम लोग। हाँ, क्या हेतु दिया? ये इंद्रियां जो है ना, ये सब अचेतन है। बताओ, सुन रहे हो ध्यान से? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे हो। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, चेतन है कि अचेतन है? पहले बताओ, एक या दो? चेतन है कि अचेतन है? इंद्रियां, ये सभी पांचों इंद्रियां। सोच के जवाब देना, सोच के, मैं उल्टा घुमा दूंगा, देखो फिर एक ही। हाँ, सोच के जवाब दो। मैं कुछ बाउंस कर दूंगा, मैं कुछ और उल्टा प्रश्न पूछूंगा ना, तो आप कहोगे नहीं नहीं भैया वो दो नहीं, एक ही था। तो ऐसे नहीं कर, सोच के जवाब दो। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, ये चेतन है कि अचेतन है? अच्छा, सबका कहना है 2 नंबर का जवाब, माने अचेतन है। हाँ, अचेतन है, मान लेते हैं, चलो आपकी बात सही है, मान लेते हैं। लेकिन मुझे बताओ ये अचेतन क्यों है? अब ये बताना है। कौन बताएगा अचेतन क्यों है? आप क्यों अचेतन कह रहे हो? चलो एक कोई भी हाथ खड़ा करो, कोई भी, जिसको भी जवाब आ रहा है, क्यों अचेतन है? हाँ, ये कौन भाभी जी है? एक मिनट। हाँ, अलका भाभी जी, अलका चांदीवाल। अचेतन भैया जी, इंद्रिय, क्योंकि इसमें ज्ञान गुण नहीं है ना। अच्छा, ज्ञान गुण नहीं है इसलिए अचेतन है। ठीक है, तर्क तो सही है। और कोई दूसरा तर्क देना चाहेगा कि अचेतन क्यों है? बढ़िया, अलका दीदी जी बहुत सही जवाब दिया। और कोई बताएगा अचेतन क्यों है? हाँ, पूर्णिमा भाभी जी बता रही। पूर्णिमा जी। क्योंकि उसमें जानने देखने की शक्ति भी नहीं है ने, जानने देखने की शक्ति नहीं है। हाँ, वही जानने देखने की शक्ति भी नहीं है उसमें। हाँ, ठीक है, ज्ञान नहीं। हाँ,
लेकिन अचेतन क्यों है? अचेतन से क्या तात्पर्य, कैसे लगाओगे? अचेतन क्यों है? जानने देखने की शक्ति नहीं है। चलो ठीक है, सही जवाब है आपका। मैं थोड़ा और अलग तरीके से पूछ रहा हूं। चले, विनीता जी बता रही है। विनीता जी बताइएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, ये जय जी। पुद्गल की संरचना है, द्रव्येंद्रियां जो है वो पुद्गल है। कितना बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया विनीता जी, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये सब पुद्गल है। पुद्गल अचेतन होता है कि नहीं होता है? पुद्गल अचेतन होता है, जड़ होता है। अच्छा, ये दिख रहा है, देखो, ये स्पर्शनेंद्रिय दिख रही है, ये आंखें हैं दिख रही, कान है दिख रहा है, हाँ, ये नासिका है, ये जिह्वा है। जो दिखता है वो पुद्गल है, जो पुद्गल है वो अचेतन है। ये शरीर जड़ है, ये शरीर अचेतन है कि नहीं है? अच्छा, शरीर अचेतन है तो इंद्रियां क्या चेतन हो जाएंगी क्या? इंद्रियां चेतन हो जाएंगी क्या? नहीं। हाँ, शरीर जड़ है, शरीर अचेतन है पूरा, तो शरीर का मतलब ये इंद्रियां भी उसी में जुड़ी हुई है सब, इसलिए इंद्रियां भी क्या है? अचेतन है। इंद्रियां भी क्या है? सब की सब अचेतन है। ठीक है, सहमत है सब लोग? एग्री है सब लोग? एग्री हो ना? हाँ, को विरोधी पक्ष में तो नहीं बैठना है। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक, सब भाजपा वाले हैं। हाँ हाँ, चलो, बहुमत में है सब लोग, बहुमत में है, सब भाजपा वाले। चलो ठीक, आगे अब क्या कह रहे, देखो आचार्य देव। न च न, अच्छा ये एक बात बता दूं, सभी लोग ध्यान से सुनना, ये एक बहुत मजेदार बात है। न्याय में ये न शब्द होता है ना, न, ये देखो कर्सर जहां पे है, ये हमेशा पहले लिखा होता है। और हम क्या करते हैं, अर्थ तो अपन जब लगाते हैं ना, तो वहां कहाँ न चला गया, बीच में आके बोलते हैं अक्षादिकम अज्ञान विरोधी है या नहीं है, तो ये न पहले आया हुआ है, नहीं होता। हाँ, याद रखना इस सूत्र को कि न शब्द क्या होता है, पहले दिया होता है। कई बार तो क्या होता है, बड़ी मतलब गजब की बात है, एक एक बार क्या होता है कि 3-4 पंक्तियों की संस्कृत की पंक्ति होती है, बड़ी सी, बिल्कुल बहुत बड़ी पंक्ति होती है, और उसका अर्थ लगाते चलते हैं, क्रियापद तो अंत में होता है और न पहले ही बैठा होता है। तो वहां तक आते हैं तो अरे यहाँ न क्यों नहीं है, ऐसा लगता है। हाँ, कहाँ छूट गया ये न? तो ये इंजन की तरह होता है, पहले ही बैठा होता है। हाँ हाँ, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के पास ही जाके बैठ जाता है ये, बिल्कुल। हाँ, पीछे डिब्बों में बैठना चाहिए, हाँ, पैसेंजर में बैठना चाहिए, पैसेंजरों के साथ नहीं रहता वहां। तो ये न्याय की किताबों में ये एक बड़ी गजब की बात होती है, न पहले ही होता है, उसको सही वक्त आने पर बुला के पड़ता है, तो यहाँ बैठ गया, हाँ, पंक्ति में बिठाना पड़ता है उसको, बड़ा मान सम्मान के साथ उसको वहां से उठा के, अब तुम्हारा नंबर यहाँ है, तुम्हारी जरूरत यहाँ बैठ जाओ, ऐसा कहना पड़ता है। तो कई बार अर्थ लगाते समय 4-4, 5-5 पंक्तियों का एक ही वाक्य होता है ना, वहां गड़बड़ा जाता है, ये न कहाँ चला गया, तो अचानक पता चलता है ये तो पहले ही आ गया था ना, न पहले हो गया था, भूल जाते हैं उसको। तो याद रखो आप लोग। हाँ, न च अक्षादिकम अज्ञान विरोधी, ये जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं ये अज्ञान की विरोधियां नहीं है। क्यों? अचेतनत्वाद, अचेतन होने से। भाई जो चीज अचेतन होगी वो क्या ज्ञान को उत्पन्न करेगी? हाँ, अचेतन चीजें क्या ज्ञान को उत्पन्न कर सकती है क्या, बताओ? अचेतन चीजें ज्ञान को उत्पन्न करा देगी? जैसे ये दीवार है मेरे पीछे, क्या ये दीवार ज्ञान को पैदा करेगी? इससे ज्ञान उत्पन्न होगा? नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो जो मृत शव रखा हुआ है ना, उसको भी तो पांचों इंद्रियां हैं, उसको भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भी संवेदनाएं होनी चाहिए, लेकिन ना सुनाई देता, ना दिखाई देता, ना सूंघ पाता, ना जग पाता, कुछ भी नहीं बिल्कुल भी उसके पास। तो इसका मतलब इंद्रियां तो अचेतन थी है। हाँ, उनको उपयोग करने वाला जीवात्मा जब तक था, ज्ञान गुण जब तक चेतना रूप मौजूद था, तब तक ये इंद्रियां काम कर रही थी। चेतना ही खत्म हो गई, चेतना ही नष्ट हो गई, तो अब ये बाकी पुद्गलों का पिंड क्या करेगा, बताओ मुझे? कुछ भी करने में समर्थ
नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? न च अक्षादिकम अज्ञान विरोधी अचेतनत्वात्, अचेतन होने से, तस्मात् इसीलिए अज्ञान विरोधिनश्चेतन धर्मस्यैव करणत्वम उचितम, इसीलिए अज्ञान के विरोधी जो चेतन धर्ममय है, यह जो ज्ञान दर्शन गुण है ना हमारे अंदर के, वो चेतन धर्म वाले हैं, उन्हीं को करण मान लेना उचित है, उनमें ही करणत्व उचित है, उनमें ही करणपना, करण साधनपना उचित है। लोके अपि, इस संसार में भी, अंधकार विघटनाय तद विरोधी प्रकाश एव उपास्यते न पुनर्घटादि। संसार में भी अंधकार को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए उसके विरोधी प्रकाश को खोजा जाता है। हाँ, प्रकाश की एव उपास्यते, उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। प्रकाश को जलाया जाएगा, प्रकाश प्रकाशित करेगा, तभी अंधेरा दूर हो जाएगा। न पुनर्घटादि, घड़े वगैरह से काम नहीं चलता वहां पर। हाँ, मिट्टी के दिए से केवल काम नहीं चलेगा। दिया माने वो जो ऊपर की लो होती है ना, जो ज्योति की, वो जरूरी है। तत् अविरोधित्वात्, क्यों? क्योंकि वही अविरोधी है, प्रकाश ही अविरोधी है कि नहीं? हाँ, चलो, तो इस तरीके से तत् अविरोधित्वात्, घट वगैरह क्या है? अविरोधी नहीं है, वो विरोधी नहीं है, इसलिए अविरोधी है। चलो, समझ में आया हो तो आप बात कर लेना। 10 नंबर से 11 और 12 आज 2 परिच्छेद देखे। देखो अब थोड़ी गति आने लगेगी धीरे धीरे, है ना? हाँ, सारा प्रकरण कल का देख करके भी हम लोगों ने आज 2 परिच्छेद पढ़ लिए, बहुत बड़ी बात है। चलो, पहली बार आज की कक्षा में 2 परिच्छेद हुए। समझ में तो आया है कि नहीं आया है? आया है। चलो, अब ये जो पहले से ही हैंड रेज है, इनको नीचे करो। अब केवल मैं 5 ही मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं, 5 ही मिनट, केवल 5 मिनट। जिनको पूछना है ना, वही हाथ उठा लो। जिनको कुछ पूछना है, पहले से उठाए हुए हाथ नीचे कर। हाँ, चलो ठीक है। पूर्णिमा भाभी जी, क्या पूछना चाहती है आप? भैया जी, जय जी नेम। कल के एपिसोड की रिकॉर्डिंग नहीं आई भैया जी? नहीं, रिकॉर्डिंग आई है। हाँ, मैंने आज सुनने का कोशिश करी, लेकिन मेरे को तो नहीं मिला व्हाट्सएप पे। कल क्या कल तारीख का नहीं थी? मिला। कल 22 तारीख थी। हाँ, कल का नहीं, आज मेरे को सुनना था। मैं बात कर लेता हूँ, आलोक जी से बात करके देखता हूँ, आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है? हाँ, आज यदि नहीं आई है तो आज की कल की कल आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। और शंका पूछो, किसी को कुछ पूछना है क्या? और कोई नहीं, मतलब आज का विषय समझ में आया है? नहीं आया? तृप्ति भाभी जी कंफ्यूज हो गई क्या? आ गया है। चलो, ओके, सबको समझ में आ रहा है? अब थोड़ा समझ में आ रहा है क्या विषय? आ रहा है। कठिन थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सरल विषय है। देखो, मैंने भी पढ़ा है, बहुत मुश्किल से पढ़ा है ना? हाँ, जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मेरी थोड़ी परीक्षा हो गई और उसके बाद मुझे लगा कि परीक्षा तो हो गई, जान दो, जैसे तैसे हो गई, जितने अंक मिलने उतने मिलने दो, लेकिन ये ग्रंथ था तो इसको समझ में भी तो प्रयास करते हैं। क्या है ये? समझ में तो साल भर आया नहीं। देखो, हमने तो बिना समझे ही परीक्षा दी थी। हाँ, हमें तो समझ में कुछ नहीं आया था जब हमने परीक्षाएं दी थी, लेकिन फिर भी अच्छे अंक आ गए थे। वो तो कैसा जैसा होगा, जो भी योग होगा वो। लेकिन बाद में जब हमने प्रोफेसर उदय चंद जी से पढ़ा ना, तो इसको थोड़ा सा समझ में आ गया था, समझने का प्रयास जरूर किया था। बहुत अच्छा। चलो, अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अब विषय, अब लगभग हम लोग कितने 12 परिच्छेद हो गए, 1 दर्जन पैराग्राफ हो गए थे, है ना? हाँ, 1 दर्जन हो गए ना, 12 हो गए, मतलब 1 दर्जन हो गए। 28 परिच्छेद कुल मिला के, उसमें से 12 परिच्छेदों तक तो हम लोगों ने अब तक समझने का प्रयास किया है, और बढ़िया अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी रहे हैं।
अब थोड़ी सी गति आती जाएगी और धीरे धीरे विषय और खुद, लेकिन पिछला विषय थोड़ा आप लोग सुनना, पढ़ना। हाँ, पिछला विषय यदि भूल जाओगे ना तो कोई कार्यकारी नहीं रहेगी। अच्छा, नविता जी ने हाथ उठाया है, चलो जल्दी जल्दी। हाँ नविता जी, जय जी। भैया जी। हाँ जी, जय जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र। भैया जी, इसमें जो आगे अपन पढ़ेंगे तो क्या इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आएगा या और ज्यादा डिफिकल्ट होएगा? बड़ा धर्म डाल देते आप मुझे। देखो, रिलेशन तो इसका रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रमाण की ही बात करने वाले हैं हम। रिलेशन तो रहेगा, मतलब प्रमाण की ही बात होगी। अब खाली स्वरूप की बात इस अध्याय में कर रहे हैं, अगले अध्याय में प्रमाण के भेदों की बात करेंगे। प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, लेकिन कुछ विषय आपको सुना हुआ भी लगेगा, कुछ विषय नया भी लगेगा। जो नया आता जाएगा वो समझते जाएंगे। ठीक है भैया जी, जो आप पढ़ा रहे हैं ना वो समझ में सब कुछ आ रहा है और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, पर जब आप प्रश्न करते हैं ना तो सच में बताती हूँ, मुझे तो कॉपी के पेज पलट के ही जवाब देना होता है। मैं बिना अपने मन से नहीं बता सकती हूँ। नहीं, ये इसलिए हो रहा है। देखो, ये वजह मैं जान गया, पहली बार पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, अच्छा भाभी जी, मैं बड़ी प्रामाणिकता से कहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा डर लगता है, मुझे भी डर लगता है कि मेरा कुछ न्याय पे, मैं बहुत बड़ा न्याय का विद्वान नहीं हूँ। मैंने न्याय के ग्रंथ पढ़ लिए हैं और तब जाके बड़ा विद्वान हो गया हूँ, ऐसा कतई नहीं। मैंने भी 2-4 ही ग्रंथ न्याय के पढ़े हुए हैं और उतना ही आता है। सब कुछ आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी उतना आत्मविश्वास नहीं है कि कोई कुछ भी पूछे और मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। मैं भी डरता हूँ, है ना। हाँ, हमें भी देखना पड़ता है, देखना। हाँ, विषय को कई बार क्या होता है कि जब तक धारणा में वो अच्छी से बैठेगा नहीं ना, तब तक तो देखना पड़ेगा। एक बार धारणा बन जाने दो इसकी। अब 2-3 बार 4 बार जैसे जैसे आप बार पढ़ोगे, ये वीडियोस भी अभी जो आप डाले जा रहे ना, इसको अभी मत करना। इसको, ये पूरा ग्रंथ हो जाए या एक आध अध्याय पूरा हो जाए, तब भी आप लोग इसको बारंबार देखो, पढ़ो, समझो। एक अध्याय की पूरी विषय वस्तु जब आपके सामने होगी ना, तब एक बार पुनः आप जब वीडियो सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ कितना अच्छी से, उस समय समझ में नहीं आया था, अब आ गया, देखो देखते देखते। ऐसा भी हो तो कितना समय हमें दे रहे हैं, पर हम जितना ले नहीं पा रहे। क्यों है? रेंज कट रही है, आपकी आवाज साफ साफ तो सुनाई नहीं दी मुझे अभी। भैया जी, हम ये चाह रहे थे ना, क्या हमें इतना कुछ दे रहे हैं, इतना परोस रहे हैं और इतना सारा खा रहे हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही। नविता जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। भैया जी, सुनाई आ रहा है? हाँ, अब थोड़ा दिया, बोलिएगा। भैया जी, आप इतना सब कुछ हमको पढ़ा रहे हैं, पर हम इतना सब कुछ ले क्यों नहीं पा रहे हैं अपने आप में? नहीं, विषय भी तो कठिन है नविता जी, ये विषय इतना सरल भी तो नहीं है ना। हाँ, यही हम बालबोध चढ़ाला जी पढ़ा रहे होते तो आप लोग मुझे ही सिखा देते, है कि नहीं? इतना आपके पास ज्ञान पर जी, है ना। आप कहते ये तो पता ही है हमको भैया जी, कुछ नया बताओ, बताते कि नहीं आप ऐसा क्या? जी बिल्कुल। लेकिन ये कभी सुना ही नहीं है, जिंदगी गुजर गई अपनी, इतने बड़े हो गए, ग्रंथों में ना किसी ने प्रवचनों में कुछ कहा, ना कभी पढ़ने को मिला, ना किसी ने कुछ सुनाया, कहाँ किसी ने ना, है ना, कि पढ़ो, ये न्याय भी पढ़ो, पढ़ने की चीजें होती है, ऐसा मोटिवेशन भी तो नहीं किया किसी ने बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा ये पहली बार कुछ हो रहा है तो ये भी बहुत है। देखो, मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों से कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि आपको न्याय पढ़ने की इच्छा तो है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल। हाँ, जय आए,
देखो पहली बार में थोड़ा 10-20% आता है, दूसरी बार में 30-40% आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे किसी से आप कहोगे अब तो हमें न्याय दीपिका का आप कुछ भी पूछो भैया। हाँ, जैसे देखो आप बुरसे सर जी को अभी जैसे अभी हमारे एक बुरसे सर जी ने जवाब दिया था ना, तो क्या इसके पिछले 1 साल पहले क्या उनको भी कोई 4 विप्रतिपत्तियां मालूम थी क्या, बताओ? ठीक है जी नहीं, साल भर में पढ़ा तो आने लगा अब, है ना? तो ये एक अध्याय पूरा हो जाने दो, तब आपको लगेगा कि हम हाँ अब हमें सब कुछ आ रहा है भैया। हाँ पहली बार शायद ना आ जाए, लेकिन दूसरी तीसरी बार जरूर आए। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ आपको कि आप वीडियो जो हो चुके हैं ना, वीडियोस को वो थोड़े सुनने में बोर भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ। क्या है कि नहीं भैया जी ऐसी बात नहीं, सबको संभाल के इंटरेस्टिंग बना। नहीं भैया जी आप सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नहीं ये ठीक है, लेकिन वीडियोस को आप जब सुनोगे तो ऐसा लग सकता जय है। जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। चलो चलिए तृप्ति भाभी जी को कुछ पूछना है, तृप्ति भाभी जी बोलिए। जय पंडित जी, जय जिनेंद्र आवाज आ रही है पंडित जी? जय जिनेंद्र आ रही शंका तो कोई नहीं है पंडित जी, लेकिन कल की जो शंका थी वो तो हमें 1% भी समझ में नहीं आई पंडित जी कल की। तो आज का तो 100% समझ में आया, लेकिन कल का कुछ भी नहीं आया समझ में हमें। फिर से रिपीट करेंगे इसको, हाँ रिपीट करेंगे जी। आप घबराओ मत। आपने यदि पहले ही पूछ लिया होता ना तो इतनी देर में तो बात क्लियर हो जाती है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, कल की कक्षा में कल की क्लास कल की कक्षा पढ़ के तो हम तो हतोत्साहित हो गए थे कि पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े अब। नहीं देखो मैंने कहा जरूर है कि कोई विषय कठिन भी आएंगे, कुछ विषय कठिन आएंगे, कुछ विषय सरल आएंगे। जो कठिन आएंगे उनको 2-3 बार पुनः पढ़ेंगे, समझ में आएंगे। लेकिन हतोत्साहित तो होने की बात ही नहीं है पहली बार। हाँ हतोत्साहित। तृप्ति भाभी आपका तो क्षयोक्षम बहुत गजब का है। धन्यवाद आपके बड़प्पन है पंडित जी। नहीं आपका क्षयोक्षम रियल में बहुत अच्छा है, आप समझ पाती है, विषय को रुचि से सुन रही है, बैठ रही है, पढ़ रही है, अच्छा क्षयोक्षम है आपका। थोड़ा हतोत्साहित मत हो जाए। देखो विषय कठिन आएगा, मैं भी कहूंगा विषय कठिन लगेगा, पहली बार सुन रहे, कड़ा विषय है ना, इतना सरल नहीं है ये विषय। सरल होता तो बच्चे रट के आज सुना रहे होते खड़े होके सब जगह, इतना भी सरल नहीं है। चलो लेकिन सरल बनाने का प्रयास करेंगे हम, और आप इसको सरल बनाएंगे। अच्छा मैं आप सबको सुनाऊं, देखो ये तो गद्य वाला ग्रंथ, सभी लोग सुनना क्या कह रहा हूँ। ये तो गद्य वाला ग्रंथ, पिछले साल पढ़ा ना वो पद सूत्र। किसी का माइक चालू है, बंद करो थोड़ा सा। घर की आवाज आ रही है थोड़ी सी। तो पिछले साल हमने जो पढ़ा ना वो तो सूत्रात्मक था, सूत्र बहुत ज्यादा सरल नहीं थे, 206 सूत्र थे, 206 सूत्र न्याय के, और पूरे पढ़े हम लोगों ने। मुश्किल से एक 5-6 मान लो 10 सूत्र थे ऐसे पूरे ग्रंथ में जो थोड़े से समझने में कड़े लगे, वरना 206 में से 190-200 सूत्रों में कोई दिक्कत नहीं आई, पढ़ते गए। अब बताओ बुरसे सर हमारे साथ है ही क्यों? बुरसे सर जी पिछले साल का ग्रंथ सरल था कि कठिन लगा था, बताओ पढ़ते समय? शुरुआत में कठिन लगा, बाद में सरल लगा जी। हाँ पूरा, लेकिन 6 अध्याय पढ़े कि पढ़े पूरे पढ़े सर, पूरे पढ़े। शुरुआत में लगा बहुत कठिन है करके, लेकिन सरल लगा। हाँ शुरुआत में जब हमने पहली बार, मतलब ये तो अब न्यायदीपिका तो मतलब न्यायदीपिका पहली बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन परीक्षा मुख जी भी हम ऑनलाइन पहली बार ही पढ़ा रहे थे पिछले साल।
तो शुरू शुरू में थोड़ा कठिन लगा जरूर, लेकिन 6 अध्याय पूरे होने तक हमारे ये जो भाई लोग थे, बहनें थी, अंत तक रही हमारे साथ, अंत तक बिल्कुल कोई क्लास मिस नहीं की। बहुत छोटा सा ग्रुप था हमारा, सबने मनोयोग पूर्वक पढ़ा, कुछ समझा। अच्छा बुरसे सर, फायदा हो गया कि नहीं उसका? जरूर जरूर। नहीं, फायदा तो जरूर होगा। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि बुरसे सर जी जैसी, हमारे बाकी बहनों जैसी हिम्मत मत हारिए। हाँ, यहाँ है अभी बहुत सारी बहनें हमारे साथ जो पिछले साल थी, लेकिन दिखाई नहीं देती है। अंजलि भाभी जी है, कल्पना भाभी जी है, त्रिशला शेट्टी भाभी जी है, शोभना शाह जी है, ये हमारी मौसी जी है। सबने हिम्मत करके पढ़ा, 6 अध्याय पढ़े। तो तृप्ति भाभी जी, आप तो उनसे बहुत मुकाबले में आगे है। हिम्मत मत हारिएगा, पढ़ते रहिए। चलो रुके यहाँ पर। अच्छा, उषा जी को भी कुछ पूछना है शायद। उषा जी, अंतिम सवाल। हाँ, अब रुकेंगे हम इसके बाद। उषा भाभी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। आवाज आ रही है भैया जी? आ रही। भैया जी, आप समझाते हैं तो समझ में तो आता है, है ना? और लेकिन जब आप पूछते हैं तो एकदम गड़बड़ हो जाती है, ऐसा लगता है कि शायद अब तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना? इसलिए वो जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे तो ये अच्छा याद है, ये प्रमाता प्रेमी और ये वाला बहुत अच्छे से याद है, पर आपने जो पूछा ना जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो वो एकदम गड़बड़ हो गया। तो फिर वो समझ ही नहीं आया कि आपने पूछा क्या है, मुझे उत्तर क्या देना है। अच्छा, मुझे बहुत से लोग, जब मैं न्याय दीपिका पढ़ाता था ना उषा भाभी जी, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। हाँ, जब हम हॉस्टल में पढ़ाते थे ना, तो बच्चे हुआ करते थे सामने, तो 12वीं कक्षा के बच्चे थे, 11वीं में आते हैं सांगानेर में, तो 12वीं कक्षा के बच्चे रहा करते थे। तो हम जब पढ़ाते थे तो कहते थे समझ में आया? हाँ आ गया भैया जी, समझ में आ गया। सबको पूछते थे, क्लास में ही पूछा, आ गया सबको। अच्छा, 2-4 सवाल भी पूछो तब भी कहते थे हाँ समझ में आ, उत्तर जल्दी जल्दी देते। और दूसरे दिन की कक्षा में जब वही सवाल पूछो ना, तो एक को नहीं आता था किसी के कोई जवाब नहीं बनते। हम कहते थे ये क्या हो रहा है? तो क्या कहते थे पता है? वो कहते थे जब तक आप आगे बैठे होते हो, जब तक आप पढ़ाते हो, तब तक लगता है सब समझ में आ गए, और जैसे ही आप बाजू हो जाते हो लगता है कौन चला गया, क्या पढ़ा था कुछ फिर तो सब गड़बड़ हो जाती है। ऐसा होता है, स्वाभाविक है। कोई कड़ा विषय होता है तो ऐसा होना स्वाभाविक जी भी नहीं पढ़ी है ना? तो पहली बार ही पढ़ा है मैंने भी, तो मुझे तो फिर और भी थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं समझ में आया तो मैं फिर भी समझने का प्रयास करती हूँ, है ना? लेकिन आप जब समझाते हैं तब तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ बढ़िया आ गया समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक। नहीं, कड़ा है विषय, और आप इतनी मेहनत कर मैं 2 क्लास और भी पढ़ती हूँ, पद्मनंदी जी की, और एक दर्शन संग्रह की 2 क्लास और भी पढ़ती हूँ। फिर तीनों को पढ़ना मुझे, तो फिर कब कौन सा रह जाता है, ये होता है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी।